हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 36 ऑफ PYQ सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे यूनिट 3 ऑफ एनवायरमेंट इकोलॉजी, जो आपका कवर करता है HPSC सिलेबस को और इसी के साथ साथ UGC नेट सिलेबस को और वेरियस अदर एग्जाम्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व आर प्रेजेंट इन राजस्थान। आपको टाइगर रिजर्व दे रखे हैं और इनमें से ये बताना है कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व जो हैं वो राजस्थान में प्रेजेंट है या लोकेटेड है। अगर मैं टाइगर रिजर्व्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर मैंने अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं या फिर मैंने यूट्यूब पे भी जो है आपका शॉर्ट वीडियो में ये अपलोड कर रखा है। तो टोटल टाइगर रिजर्व जो हैं अब तक जो है आपके वो टोटल है 58 टाइगर रिजर्व। 58 टाइगर रिजर्व है टोटल। जो सब 58th टाइगर रिजर्व जो आपका बना था वो कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, जिसका नाम है माधव नेशनल पार्क, माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व जो है आपका कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और वो कौन सा टाइगर रिजर्व है? 58th टाइगर रिजर्व है। तो टोटल टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूँ इंडिया में कितने हैं? 58 टाइगर रिजर्व हैं। और जिसमें से अगर मैं बात करूँ कि मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स कहाँ मिलती हैं, टाइगर की मैक्सिमम पॉपुलेशन या टाइगर रिजर्व की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है आपकी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ पर मिलती हैं? मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब स्टार्ट किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था 1973 में। कब किया था? 1973 में। और फर्स्ट टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो वो क्या है आपका? पलमाऊ टाइगर रिजर्व विच इज़ लोकेटेड एट झारखंड। पलमाऊ टाइगर रिजर्व विच इज़ लोकेटेड एट झारखंड। और मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विच इज़ लोकेटेड एट मध्य प्रदेश। और माधव टाइगर रिजर्व जो है आपका 58th टाइगर रिजर्व है। क्लियर है? अब क्वेश्चन देख लेते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है आपका कहाँ लोकेटेड है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलती है आपकी 63। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है आपका? मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व जो है आपका राजस्थान में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? राजस्थान में। तो क्यू ऑप्शन हो गया, क्यू के साथ एस। ठीक है, अगर एक भी पता है इनमें से तो आप इजीली जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो है आपका कहाँ लोकेटेड है? राजस्थान में। पेंच की बात करें तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है आपका कहाँ लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? राजस्थान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो है संजय दुबरे टाइगर रिजर्व। संजय दुबरे टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो संजय दुबरे टाइगर रिजर्व विच इज लोकेटेड एट मध्य प्रदेश, रामगढ़ एट राजस्थान, पेंच एट मध्य प्रदेश, मुकुंदरा हिल विच इज लोकेटेड एट राजस्थान एंड बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व विच इज लोकेटेड एट मध्य प्रदेश। तो मुकुंदरा हिल और रामगढ़ कहाँ लोकेटेड है आपका? राजस्थान में लोकेटेड है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था। टोटल अभी तक इंडिया में जो है 2025 तक वो है टोटल 58 टाइगर रिजर्व। और रीसेंट टाइगर रिजर्व जो था वो था आपका माधव टाइगर रिजर्व विच इज लोकेटेड एट मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेप्थ ऑफ यूफोटिक जोन। Euphotic zone is determined by the amount of turbidity blocking the sunlight penetration. Euphotic zone क्या होता है? Euphotic zone, littoral zone क्या होता है? प्रोफंडल जोन क्या होता है? ये सब देखो, आपके ओशियन इकोसिस्टम में, एक्वाटिक इकोसिस्टम में 3 तरीके के जोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका 0 से 200 के, अगर 200 किलोमीटर तक 200 मीटर तक अगर हम जाएंगे तो आपका आता है फोटिक जोन या फिर यूफोटिक जोन। क्या आएगा? यूफोटिक जोन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, यूफोटिक जोन के बाद आता है आपका डिस्फोटिक जोन। डिस्फोटिक जोन जो है आपका 200 मीटर से लेके 1000 मीटर तक जो है आपका क्या रहेगा? डिस्फोटिक जोन। ठीक है, क्या रहेगा? डिस्फोटिक जोन रहेगा। अफोटिक जोन की अगर मैं बात करूं तो आपका रहेगा लेस देन जो है ग्रेटर देन 1000 मीटर।
अगर 0 से 200 मीटर तक की रेंज में क्या रहेगा, आपका फोटिक जोन रहेगा या यूफोटिक जोन रहेगा, ठीक है। उससे नीचे अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, डिस्फोटिक जोन। उससे नीचे जाएंगे तो क्या होगा आपका, अफोटिक जोन, ठीक है, जहाँ पर लाइट, फोटिक का मतलब क्या है, लाइट, सनलाइट। तो 0 से 200 मीटर तक जो है आपकी सनलाइट बहुत इजीली पेनिट्रेट कर पाती है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द डेप्थ ऑफ यूफोटिक जोन इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी ब्लॉकिंग द सनलाइट पेनिट्रेशन। तो सनलाइट पेनिट्रेशन के लिए यूफोटिक जोन जो है वो बेस्ट है, अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी ब्लॉकिंग द सनलाइट पेनिट्रेशन, ठीक है। डेप्थ ऑफ यूफोटिक जोन इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी ब्लॉकिंग द सनलाइट पेनिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शैलो वाटर नियर द शोर इज विच डीप रूटेड प्लांट कैन ग्रो। तो लिटोरल जोन जो है आपका, दो तरीके के जोन होते हैं, लिटोरल जोन और लिम्नियाटिक जोन, ठीक है। दो तरीके के जोन्स होते हैं, लिटोरल जोन और लिम्नियाटिक जोन। लिटोरल जोन जो होता है आपका, ये क्या होता है, नियर द शोर लाइन जो है आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो कि बहुत छोटे छोटे प्लांट जो हैं, एक कंटिनेंटल शेल्फ है ये, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर नियरली जो है आपके क्या ग्रो होते हैं, जो एक एज के नियर अबाउट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिटोरल जोन। और लिम्नियाटिक जोन जो होता है आपका, ओपन ओशन वाला जो जोन होता है, दैट इज द लिम्नियाटिक जोन। तो लिटोरल जोन में क्या होते हैं, शैलो वाटर होता है, ठीक है, जो तट, जो नियर बाय जो एज होता है, जो एंड तट के आसपास जो होते हैं आपके, ओशन के नियर बाय क्या होते हैं आपके, शैलो वाटर प्रेजेंट होता है। तो शैलो वाटर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, नियर बाय शोर इन डीप रूटेड प्लांट या फिर फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट जो है वहाँ पर ग्रो करेंगे लिटोरल जोन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ट्रांजिशन बिटवीन द यूफोटिक एंड प्रोफंडल जोन इज रेफर्ड एज लाइट कंपोजिशन जोन। तो यूफोटिक जोन और प्रोफंडल जोन जो है आपका क्या बताता है, लाइट पेनिट्रेशन के बारे में बताता है। क्या बताता है, लाइट पेनिट्रेशन के बारे में। ये भी ठीक है। प्रोफंडल जोन और यूफोटिक जोन आर रेफर्ड एज लाइट कंपोजिशन जोन। क्या बोलते हैं इसको, लाइट कंपोजिशन जोन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इस जोन में जो है आपका लाइट जो है वो इजीली पेनिट्रेट कर पाती है। तो यूफोटिक जोन या प्रोफंडल जोन जो है आपका सेम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जोन रिच इन सेडिमेंट। सेडिमेंट रिच कहाँ पर होगा, बेंथिक जोन जो होते हैं सबसे लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। जो अफोटिक जोन होता है उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है आपका, बेंथिक जोन। बेंथिक मतलब बीनीथ द ओशन, ठीक है। बीनीथ द ओशन क्या प्रेजेंट होगा आपका, बेंथिक जोन प्रेजेंट होगा, जो जहाँ पर बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको, सेडिमेंट्स और न्यूट्रिएंट सेटल डाउन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सेडिमेंट्स और न्यूट्रिएंट। तो जोन रिच इन सेडिमेंट एंड न्यूट्रिएंट इज रेफर्ड एज बेंथिक जोन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक्सटेंड ऑफ लिटोरल जोन, ठीक है। एक्सटेंड ऑफ लिटोरल जोन, लिटोरल जोन कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर अबाउट द शोर लाइन, ठीक है। एक्सटेंड ऑफ लिटोरल जोन डिपेंड अपॉन द स्लोप ऑफ लेक। किस पे डिपेंड करेगा, स्लोप ऑफ लेक पे, लेक बॉटम एंड डेप्थ ऑफ यूफोटिक जोन, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक्सटेंड ऑफ लिटोरल जोन डिपेंड अपॉन द स्लोप। किस पे डिपेंड करेगा, स्लोप पे डिपेंड करेगा। ये बात भी करेक्ट है। तो इनमें से बताना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। इसमें से हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पी ठीक है। डेप्थ ऑफ यूफोटिक जोन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी ब्लॉकिंग द सनलाइट, ये ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की, शैलो वाटर के नियर अबाउट क्या होंगे, डीप रूटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं, ये भी ठीक है। पी भी ठीक है, क्यू भी ठीक है, आर भी ठीक है। ट्रांजिशन बिटवीन दी यूफोटिक एंड प्रोफंडल जोन रेफर्स एट लाइट कंपोजिशन जोन। तो जो जोन ट्रांजिशन बिटवीन दी यूफोटिक एंड प्रोफंडल जोन, उसको हम क्या कहते हैं, लाइट कंपोजिशन जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट कंपोजिशन जोन। जोन रिच इन सेडिमेंट, दैट इज बेंथिक जोन, ये भी ठीक है। और टी स्टेटमेंट भी जो है आपका करेक्ट है कि आपके नियर अबाउट बॉटम और एक्सटेंड ऑफ लिटोरल जोन डिपेंड अपॉन द स्लोप ऑफ लेक, बॉटम ऑफ डेप्थ ऑफ यूफोटिक जोन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ बायोरिएक्टर इन अकर फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट इन बायोरिएक्टर। फर्स्ट से लेके लास्ट तक जो है आपका बायोरिएक्टर में कौन सी प्रोसेसेस जो हैं, इसमें से कौन कौन से फेजेस जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होगा आपका, ये देखो बहुत सिंपल सा एक कोड वर्ड में बता देती हूँ इसके लिए। तो इसमें होता है ए टी, ए
एम एम, ठीक है, ATMM। अब A स्टैंड्स फॉर, देखो एसिडोजेनेसिस भी है और एरोबिक बायोडिग्रेडेशन भी है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एरोबिक बायोडिग्रेडेशन फेज आएगा। क्या आएगा, एरोबिक बायोडिग्रेडेशन फेज आएगा। देन हम बात करेंगे एरोबिक बायोडिग्रेडेशन फेज में क्या होता है, इमीडिएटली आफ्टर द वेस्ट प्लेसमेंट, जब हम वेस्ट को प्लेस कर देते हैं किसी मीडिया में, किसी एंजाइम में, किसी सेल से, जो हम वेस्ट को क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। जब हम वेस्ट को क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, ट्रैप दी ऑक्सीजन इन कंज्यूम बाय एरोबिक माइक्रोब। जल्दी से क्या होगा कि ऑक्सीजन, दे ट्रैप दी ऑक्सीजन एंड कंज्यूम बाय एरोबिक माइक्रोब एंड रैपिड ब्रेक डाउन हीट जनरेशन। इससे क्या होगा, एरोबिक बायोडिग्रेडेशन फेज होगा सबसे पहले। उसमें क्या होगा कि जो भी ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल होगी वो हमारे माइक्रोब्स जो हैं वो उसे कंज्यूम करेंगे और क्या करेंगे, रैपिडली ब्रेक डाउन स्टार्ट करेंगे और हीट को जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, माइक्रोब्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या आएगा, एरोबिक बायोडिग्रेडेशन फेज आएगा। देन एरोबिक बायोडिग्रेडेशन फेज के बाद आपका क्या आएगा, एरोबिक बायोडिग्रेडेशन फेज के बाद आपका क्या आएगा, नेक्स्ट जो होता है आपका मिथेनोजेनेसिस फेज होता है, ठीक है, नॉट मिथेनोजेनेसिस, इट इज दी ट्रांजिशन फेज, ठीक है। ए फॉर एरोबिक बायोडिग्रेडेशन फेज, टी फॉर ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज में क्या होता है, ऑक्सीजन डिप्लीट एंड शिफ्ट फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक। तो ऑक्सीजन, देखो सारा का सारा ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं माइक्रोब। देन ट्रांजिशन फेज में क्या होगा, जो ऑक्सीजन से उन्होंने ग्रोथ किया था, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, धीरे धीरे वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीजन डिप्लीट, शिफ्ट फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक माइक्रोबियल कम्युनिटी। क्या शिफ्ट हो जाएगा, एरोबिक से एनारोबिक माइक्रोबियल कम्युनिटी में शिफ्ट हो जाएगा। देन क्या होगा, एसिडोजेनेसिस, ए स्टैंड्स फॉर एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस में क्या होगा, एनारोब फर्मेंट ऑर्गेनिक इनटू वॉलेटाइल फैटी एसिड। एनारोब्स क्या कर देंगे, फर्मेंट कर देंगे ऑर्गेनिक मैटर को, किसमें, वॉलेटाइल फैटी एसिड में, अल्कोहल में, CO2 में या फिर हाइड्रोजन गैस में। और pH क्या हो जाएगा आपका, ड्रॉप हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या बोला इसको, एसिडोजेनेसिस। यहाँ से क्या होगा आपका, pH जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एनारोब्स फर्मेंट कर देंगे ऑर्गेनिक को किसमें, वॉलेटाइल फैटी एसिड में, अल्कोहल में, CO2 में और H2 में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, pH जो है आपका ड्रॉप हो जाएगा। एसिडोजेनेसिस के बाद क्या होता है, मिथेनोजेनेसिस। एसिड, अब क्या हो रही है यहाँ पे, सारी की सारी कंडीशन जो है वो क्या हो गई है, एनारोबिक कंडीशन में शिफ्ट हो गया ना। तो मिथेनोजेनेसिस में क्या होगा आपका, मीथेन गैस स्टेबल प्रोडक्ट बनेंगे, मीथेन गैस निकलेगी और CO2 प्रोड्यूस होगी। क्या होगा, मीथेन गैस निकलेगी और CO2 प्रोड्यूस होगी। एम स्टैंड फॉर मिथेनोजेनेसिस। देन आएगा आपका मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में क्या होता है कि सबस्ट्रेट डिप्लीट, माइक्रोबियल एक्टिविटी डिक्लाइन एंड गैस प्रोडक्शन, ट्रेपर ऑफ मटेरियल स्टेबलाइज। क्या होगा यहाँ पे, जो हमारी जितनी फर्स्ट फेज में क्या हुआ कि जो हमने ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा प्रेजेंट था उसको क्या हुआ, एरोबिक बायोडिग्रेडेशन, फिर ऑक्सीजन, हमारे जो एनारोब्स प्रेजेंट थे उन्होंने ऑक्सीजन को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के बाद वो पहुंचे ट्रांजिशन फेज में। ट्रांजिशन फेज में क्या हुआ कि एरोबिक से एनारोबिक फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। देन ट्रांजिशन फेज से गए हम एसिडोजेनेसिस पे। एसिडोजेनेसिस फेज में क्या हुआ आपका कि एनारोब्स जो हैं वो फर्मेंट हो गए और क्या प्रोड्यूस किया उन्होंने, फर्मेंट होने के बाद क्या प्रोड्यूस किया, वॉलेटाइल फैटी एसिड्स और अल्कोहल और CO2 और आपका हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की वजह से क्या हुआ, आपका pH जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हो गए तो pH क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। देन मिथेनोजेनेसिस प्रोसेस पे पहुंचे तो मीथेन गैस और CO2 आपका रिलीज हुआ। देन मैचुरेशन फेज में गए तो आपका एक स्टेबल सबस्ट्रेट जो है वो निकल कर आया और गैस जो है आपकी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। मैचुरेशन फेज में आपका ये बायोरिएक्टर का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमेशा याद रखना ATAMM, ठीक है, ATM में A स्टैंड्स फॉर एरोबिक, T स्टैंड्स फॉर ट्रांजिशन, A स्टैंड्स फॉर एसिडोजेनेसिस, M स्टैंड्स फॉर मिथेनोजेनेसिस और M स्टैंड्स फॉर मैचुरेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है। दो लिस्ट दे रखी है आपको, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म और कंपटीशन। अब इसमें से हमें बताना है कि
जनरल नेटिव ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है? पैरासिटिज्म में क्या होता है? पैरासिटिज्म में क्या होता है? होस्ट, ठीक है, कोई भी जो है आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है या कोई भी पैरासाइट जो है वो क्या बनाता है, उसको किसकी ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए? होस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, पैरासिटिज्म में क्या होगा, एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होगा और एक को नुकसान होगा, जैसे प्रेडेशन में होता है। ठीक है, एक को बेनिफिट होगा और एक को नुकसान होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द स्पीशीज ए बेनिफिट वाइल स्पीशीज बी इज रिमेन अनअफेक्टेड। अगर एक स्पीशीज बेनिफिटेड है और अदर स्पीशीज जो है आपकी अनअफेक्टेड है तो वो क्या होगा, कॉमनसेलिज्म। क्या होगा, कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में मैंने बताया था ना, एक स्पीशीज बेनिफिटेड होती है और एक अनअफेक्टेड रहती है आपकी। म्यूचुअलिज्म की अगर हम बात करें तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, बोथ स्पीशीज ए एंड बी नेगेटिवली अफेक्टेड इन द इंटरेक्शन। कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसमें दोनों स्पीशीज़ जो है वो अफेक्ट होंगी, तो वो है आपका कंपटीशन। क्या होगा, कंपटीशन। कंपटीशन में एक दो स्पीशीज़ सेम रिसोर्सेज के लिए अगर फाइट कर रही है तो दोनों को नुकसान होगा। ठीक है, दोनों को नुकसान देखना पड़ेगा। तो कंपटीशन में जो है वो दोनों को नुकसान होगा। तो स्पीशीज़ ए एंड बी इज़ नेगेटिवली अफेक्टेड इन द इंटरेक्शन। देन स्पीशीज़ ए इज़ जनरली स्मॉलर देन स्पीशीज़ बी। स्पीशीज़ ए जनरली स्मॉलर देन स्पीशीज़ बी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बोथ स्पीशीज ए एंड बी पॉजिटिवली अफेक्टेड। जब बात करें कि दोनों स्पीशीज अफेक्टेड पॉजिटिवली अफेक्टेड होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म। क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म। पैरासिटिज्म में क्या बोला कि एक स्पीशीज तो है वो क्या है, स्मॉल है, और एक स्पीशीज जो है वो बड़ी है। तो जो बड़ी स्पीशीज होगी उसको क्या बनाएगा, पैरासाइट अपना होस्ट बनाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो है मैं कवर कर चुकी हूँ अपने थ्योरी टॉपिक में, इजीली बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ हमने बात कर रखी है, तो आप वो वीडियो लेक्चर जो है मेरा प्रेफर कर सकते हैं टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन और फॉर द क्लैरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। पी का क्या होगा, स्पीशीज ए जनरली स्मॉलर देन स्पीशीज बी। म्यूचुअलिज्म में क्या होगा आपका, म्यूचुअलिज्म में आपकी दोनों स्पीशीज जो है वो पॉजिटिवली अफेक्टिव होंगी। कॉमनसेलिज्म की बात करें तो एक स्पीशीज अफेक्टेड है और एक स्पीशी क्या है, एक स्पीशी क्या है, अनअफेक्टेड है। देन कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो दोनों स्पीशीज जो है वो क्या है, नेगेटिवली अफेक्टेड है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।